हेलो बच्चों, सिखरम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे अपना बिजनेस स्टडी का थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। ये स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बेसिकली जो एनवायरनमेंट अपने बिजनेस को इफेक्ट करे, जो अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो, वो होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब जो ऐसे फैक्टर जो अपने आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल। मतलब ऐसे फैक्टर जो कि अपने आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जैसे कि पॉलिटिकल, गवर्नमेंट ने कोई एक्ट लागू किया तो अपना पॉलिटिकल हो गया। टेक्नोलॉजिकल, जो कि कुछ से मान लीजिए टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आया, उसको अपन को अडेप्ट करना है, तो वो है अपना टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, तो अपने आप अपन को उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में चेंजेस करना, वो होता है एनवायरनमेंट, जो कि अपन को नहीं, सबको इफ़ेक्ट करेगा। अपने साथ साथ जो अपने साथ वाले बिजनेस वाले हैं, अपने पास वाले जो बिजनेस वाले हैं, उन सबको इफ़ेक्ट करेगा। तो वो होता है अपना बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अपन पढ़ेंगे अब अपना फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होता है, किसी भी टॉपिक के फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके यदि अपन ने फीचर्स पढ़ लिए तो अपन को और जो उसके लिमिटेशन होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस होती है, वो पढ़ने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वो ईजिली हो जाती हैं। ठीक है, तो होता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं, जो अपने आउट ऑफ कंट्रोल हैं। बिजनेस के में दो फोर्सेस होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस और एक होते हैं अपने जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं, जो अपने इंटरनल फोर्सेस होते हैं, जो अपने स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो टोटलिटी एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या होता है, जो अपने इंक्लूड्स एवरी एक्सटर्नल और आउटसाइड फोर्सेस दैट कुड इम्पैक्ट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो अपने जो आउटसाइड जो बिजनेस वाले फोर्सेस हैं, जो अपने बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, वो आते हैं टोटलिटी एक्सटर्नल फोर्सेस में। ठीक है, जो अपने एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। और सेकंड है अपना स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस, जनरल फोर्सेस मतलब क्या है, जो कि सिर्फ अपना कोई इंडिविजुअल रीज़न है, जो अपने सिर्फ अपने आप को इफेक्ट करेगा। जैसे कि अपन अपने किसी बिजनेस के काम से बाय बाइक या बाय कार कहीं जा रहे हैं, तो अपनी कार ख़राब हो गई, तो वो अपना एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, अपना इंडिविजुअल प्रोसेस है, जो कि फोर्सेस है, जो कि अपने बिजनेस को इफेक्ट करेगा। वो अपनी प्रॉब्लम है, वो क्या हो गया, अपना एक स्पेसिफिक फोर्सेस हो गया, जो अपने बिजनेस के किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम में अपन को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, सेकेंड है अपना इंटररिलेटेडनेस। इंटररिलेटेडनेस मतलब क्या है, बिजनेस में क्या होता है, सब जगह बिजनेस की एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं। जैसे कि गर्मी, यहाँ अपने यहाँ गर्मी जाना पड़ेगी, तो जहाँ माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स में वहाँ गर्मी नहीं पड़ेगी, तो जहाँ यहाँ अपना जो बिज़नेस कम होगा, वहाँ का बिज़नेस बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा कि माउंटेन्स में लोग, कुल्लू मनाली है, वहाँ लोग गर्मियों में घूमने जाते हैं, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ का बिज़नेस बढ़ेगा। तो मतलब क्या होता है कि बिज़नेस जो है नेशन टू नेशन, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। किसी नेशन का यदि बिजनेस कम होगा, तो उसी कमी की वजह से किसी और नेशन का बिजनेस बढ़ेगा। तो जो बिजनेस अपना एनवायरनमेंट है, वो इंटर रिलेटेड रहता है, एक जगह से दूसरी जगह पे, एक नेशन से दूसरे नेशन में। तो इंटर रिलेटेडनेस the changes in general forces may result in changes in specific forces. For example, a change the government, a political forces may lead to change in tax rate, impact import export rates और इकोनॉमिक फोर्सेस। मतलब कुछ पॉलिटिकल कुछ चेंज आया, तो वो क्या होता है, अपना इंटर रिलेटेडनेस है, जो कि यदि एक टैक्स बढ़ने से कुछ चीज़ को फ़ायदा होगा, तो वहीं किसी चीज़ को नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं अपना जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो इंटर रिलेटेड रहता है चीज़ों से ना। अपना नेक्स्ट है डायनामिक नेचर। डायनामिक नेचर मतलब क्या होता है, द एक्सटर्नल फोर्सेस कीप चेंजिंग ड्यू टू कॉन्स्टेंट चेंज इन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर प्रेफरेंस, अवेलेबिलिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। मतलब क्या होता है, जो अपना बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वो हमेशा डायनेमिक मतलब बदलता रहता है। जैसे कि अभी आज से कुछ समय पहले कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे अपन लोग ऑफलाइन पढ़ते थे, फिर देन अपन लोगों ने ऑनलाइन स्विच किया, तो वो क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल जो अपना चेंजेस है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। कंज्यूमर प्रेफरेंस
जो कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो डे टू डे समय के अनुसार बदलती रहती है, तो वो भी अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करता है, राइट। और फिर अपना है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी में क्या होता है कि अपन ने अपना बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा जाना, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या रहता है, कांस्टेंट चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट मेक इट डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट। मतलब कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना और समझ के उसको प्रिडिक्ट करना वो बहुत क्या होता है, अनसर्टेन होता है, उसको अपन सर्टेन नहीं कर सकते हैं, राइट। फिर दूसरा होता है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है, द इंटररिलेटेड एंड डायनेमिक नेचर, मतलब इंटररिलेटेड एंड डायनेमिक नेचर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर वन सिंगल स्ट्रेटजी टू हैंडल ऑल चेंजेस। मतलब कि बहुत जो बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या है समझना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसमें ना कांस्टेंट चेंज होते रहते हैं। उसमें क्या रहता है, डायनेमिक नेचर मतलब निरंतर बदलता हुआ नेचर। एक्सटर्नल फोर्सेस में जो भी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर वन सिंगल स्ट्रेटजी, तो मतलब क्या होता है, जो बिजनेस अपना एनवायरनमेंट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। अपन लेके चल रहे हैं कि हम ऐसा ऐसा करेंगे और फिर कुछ सडनली कुछ प्राकृतिक ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ ऐसी आपदा आ गई जिसके लिए अपन प्रिपेयर नहीं थे। तो क्या है, डायनेमिक चेंजेस एनवायरनमेंट में होते रहते हैं, तो वो अपने लिए उसको समझना बहुत क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और होता है रिलेटिविटी मतलब क्या होता है, रिलेटिविटी अपन एक ऐसा ही पॉइंट, रिलेटिविटी मतलब क्या होता है, द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस, कंट्री टू कंट्री और रीज़न टू रीज़न। यही मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताया था। एक होता है रिलेटिविटी और एक ये है रिलेटिविटी, और एक अपन ने एक और पॉइंट आगे पढ़ा था। रिलेटिविटी में क्या होता है, द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस डिपेंड ऑन बिजनेस टू बिजनेस और रीज़न टू रीज़न। बिजनेस टू बिजनेस मतलब कैसे कि क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है, अपना जो जूसेस जो व्यापारी होते हैं उनका बिजनेस बढ़ जाता है, और कहीं जो क्या बोलते हैं, जो सर्दियों के कपड़े बेचने वाले हैं, जिनका कुछ सर्दियों के स्वेटर का कुछ भी ऐसा जो सर्दियों से रिलेटेड जो बिज़नेस है वो कम हो जाता है। तो क्या होता है, मतलब जो क्या बिज़नेस जो है वो जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो नेशन टू नेशन, बिजनेस टू बिजनेस इफ़ेक्ट करता है, राइट। किसी एक चीज़ से किसी बिजनेस को फ़ायदा हो रहा है, किसी एक चीज़ से बिजनेस को नुकसान हो रहा है, तो वो क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस इफ़ेक्ट करता है, राइट। रिलेटिविटी। नेक्स्ट है अपना इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है कि अपन को बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्यों अपन इसकी ज़रूरत क्या है। अपन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बिज़नेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस अपन को पता होनी चाहिए कि अपन बिज़नेस एनवायरनमेंट क्यों अपन समझें, क्यों अपन पढ़ें, क्यों अपन डायरेक्ट भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं, अपन को पहले बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस की, हम बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ के अपना कोई काम स्टार्ट करेंगे, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो थोड़ा सा और अच्छा होगा, राइट। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ में क्या पढ़ेंगे अपन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इट एनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब क्या है कि अपन ने जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको समझा और उसको जाना, और मार्केट में जो भी चल रहा है अभी, जैसे कि टेस्ला ने मार्केट को समझा, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा, और पेट्रोल के बढ़ते प्राइसेस को देख के उन्होंने अपनी एक इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटी मार्केट में उतारी। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया। फर्स्टली उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक मार्केट में उतारी, तो क्या मार्केट को, एनवायरनमेंट को समझना और फर्स्ट मूवर एडवांटेज, फर्स्ट स्टेप लेना वो ज़्यादा ज़रूरी रहता है, राइट। तो अपना सेकंड है आइडेंटिफाई थ्रेट। आइडेंटिफाई थ्रेट मतलब क्या होता है कि आइडेंटिफाई थ्रेट मतलब इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड प्रोवाइड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अर्ली वार्निंग सिग्नल मतलब जैसे कि अपन एक समझ सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिग्नल में क्या होता है कि मतलब जैसे कि आज से कुछ साल पहले फेसबुक के बहुत सारे यूज़र थे, फिर देन क्या हुआ, फेसबुक के जो ओनर हैं मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने इस थ्रेड को, उन्होंने इस खतरे को समझा कि इन फ्यूचर उनकी जो फेसबुक की पॉपुलैरिटी है, फेसबुक के यूज़र हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या समझा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंस्टाग्राम को बाय कर लिया, उन्होंने फेसबुक व्हाट्सएप को बाय कर लिया।
व्हाट्सअप नहीं, फेसबुक नहीं चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि जो अर्ली वार्निंग सिग्नल है उनको उन्होंने समझा और एडवांस चेंज इन द एक्सटर्नल फैक्टर एक्ट एज अ थ्रेट्स, उन्होंने एडवांस में चेंज किया, राइट। ठीक है, ये होता है अपना आइडेंटिफाई थ्रेट, मतलब मार्केट में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, उस थ्रेट को समझना, आइडेंटिफाई थ्रेट। ओके, सेकंड है अपना नेक्स्ट है अपना टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बिजनेस यूटिलाइज द रिसोर्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट एज इनपुट लाइक फाइनेंस, लेबर and suppliers etc output the environment from goods and service, मतलब अच्छी से अपन को यूजफुल रिसोर्सेज को टैपिंग करना, ठीक है, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कॉपिंग विथ रैपिड चेंज। रैपिड चेंज मतलब क्या होता है, रैपिड चेंज मतलब ये होता है कि द बिजनेस एनवायरमेंट इज एक्सट्रीमली डायनेमिक सो दैट मैनेजर्स नीड टू डेवलप strategies not only to cope with the changes but also use them their strength to improve their market share। मतलब कोपिंग विथ रैपिड चेंज मतलब क्या होता है कि अपन ने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा, बिजनेस अपना स्टेब्लिश भी कर लिया, फिर अपन उसी स्ट्रेटजी पे, उसी अपनी जो प्रोसेस है जो अपन ने स्टार्टिंग में अप्लाई करी थी उसी पे तो अपन बने नहीं रह सकते ना। तो मार्केट में बने रहने के लिए अपन को रैपिड चेंज मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग करते रहने पड़ेंगे, राइट। नेक्स्ट है अपना प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में क्या होता है, इसमें अपन पढ़ते हैं क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब क्या होता है कि अपन बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, एनालिसिस करते हैं, बिजनेस टू फॉर्मुलेट इट्स फ्यूचर प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज टू कॉप विथ एक्सटर्नल चेंजेस। मतलब कि अपन ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं जो अपने जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनके अकॉर्डिंग उसको वो अपन लागू कर सकें, राइट। इम्प्रूव परफॉर्मेंस में क्या होता है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस में ये होता है कि अपन ने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा, उसको जाना, तो वो क्या करता है अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करवाता है कि अपन ने कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया, एनवायरनमेंट को समझा ही नहीं है, तो फिर अपन ऐसे ही काम करेंगे, उसमें ना ही अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, ना ही कुछ अच्छा आउटपुट निकल के आएगा। यदि अपन ने प्रॉपर तरीके से काम किया है तो वो अपनी परफॉर्मेंस क्या करता है, इम्प्रूव करता है। Improve performance, the continuous monitoring of the business environment and changing business practices from traditional method help business in improving their present performance। ये क्या करता है, अपनी जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है, अपन किससे परफेक्ट होना चाहते हैं, जो अपन आज हैं, अपन चाहते हैं कि कल अपन इससे परफेक्ट हो। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो अपन एनालाइज करते हैं वो क्या करता है, अपनी जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है उससे अपन को प्रेजेंट परफॉर्मेंस एंड आल्सो कंटिन्यू टू रिटेन इट्स मार्केट पोजीशन इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, मार्केट के अकॉर्डिंग अपना जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करवाता है। बिजनेस एनवायरनमेंट के यदि अपन ने सही से स्टडी की हुई है तो वो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है। और नेक्स्ट टॉपिक अपना डायमेंशन इन बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशन मतलब बिजनेस में कितने क्या क्या फैक्टर, क्या क्या चीज़ें रहती हैं जो बिजनेस को अपन को डायमेंशन और बिजनेस एनवायरनमेंट में अपन पढ़ते हैं। तो क्या होता है अपना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बोले तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को मैं सिंपल से इस लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि अपना पैसे से रिलेटेड कोई चीज़ है वो सारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगी, जो अपने बिजनेस के फाइनेंस को इफेक्ट करेगी वो अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में आएगी, राइट। तो क्या होता है, इस रिफर्स टू ऑल फैक्टर्स एंड फोर्सेस दैट हैव एन इकोनॉमिकल इम्पैक्ट on the business activities. Key economic factors include inflation, महंगाई, money supply, price level,
किसी चीज़ का प्राइस बढ़ना घटना, प्राइस लेवल। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट्स रिजल्ट इन फेल इन डिस्पोजेबल इनकम्स एज रिजल्ट द डिमांड्स फॉर प्रोडक्ट। महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ने से क्या होता है, कंजम्पशन अपना कम होता है। तो जो भी महंगाई बढ़े या फिर किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़े या फिर उसके प्राइस घटे तो वो क्या होता है, अपना एक इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट होता है, राइट। फिर देन होता है अपना एक सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट मतलब जैसे कि अपन इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में जो अपना एनवायरनमेंट है, इंडिया में जो अपनी कस्टमर की डिमांड है वो सेम डिमांड अदर कंट्री में तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि वहाँ के लोग साड़ियाँ पहनते ही नहीं है, राइट। तो किसी भी बिजनेस को करने के लिए बिजनेस में जो एनवायरनमेंट है, जो सोशल एनवायरनमेंट है, वहाँ के लोगों का पसंद नापसंद, वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल, वो भी अपने बिजनेस को इफेक्ट करती है। यदि अपन बिजनेस के सारे सेगमेंट में जाएँ, राइट, तो क्या होता है सोशल एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट द कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, वैल्यू, कल्चर, social trends, beliefs, ethics, society in which business operate. For example, with greater awareness among consumer about their rights, business are more concerned about the quality of good they sell. मतलब एक सोशल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि अब आज के समय में क्या है कि लोगों के पास मोबाइल है तो लोग अवेयर हो रहे हैं चीज़ों के बारे में, उन्हें नॉलेज हो रही है, उन्होंने कंज्यूमर राइट्स के बारे में उनको नॉलेज हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, जो पहले बिजनेस में क्या करते थे लोग कि कुछ भी उनकी जो आउट ऑफ डेट जो चीज़ें रहती हैं, जो एक्सपायर हो चुकी रहती हैं, वो भी सेल कर देते थे, कुछ भी ख़राब क्वालिटी का माल सेल कर देते थे। तो उससे उनको क्या हुआ कि अब उनको क्वालिटी दे मोर कंसर्न, मतलब वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए हैं अपनी क्वालिटी को लेके, ठीक है। नेक्स्ट है अपना पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है, इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में क्या होता है कि किसी देश में यदि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से क्या होता है कि जैसे कि अभी करंट में बांग्लादेश के हालात हैं, तो बांग्लादेश में कोई देश इन्वेस्ट करना चाहेगा, बांग्लादेश के साथ कोई कंट्री बिजनेस करना चाहेगी, नहीं करना चाहेगी। किसी भी देश में एक पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना, एक मजबूत सरकार होना किसी भी बिजनेस के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, राइट। नेक्स्ट है अपना लीगल एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स लीगल एनवायरनमेंट, जैसे कि अपन लीगल एनवायरनमेंट में अपन ये समझ सकते हैं जैसे कि अपना जीएसटी बिल आया, तो जीएसटी एक्ट जो आया तो वो क्या था, अपना एक लीगल एनवायरनमेंट था जो कि मार्केट में आया। मार्केट में स्टार्टिंग में लोगों को प्रॉब्लम हुई उसको अडेप्ट करने में, लेकिन जो चेंज था वो किस प्रकार का चेंज था, वो था अपना पॉलिटिकल चेंज था, अपना लीगल एनवायरनमेंट था और लीगल चेंज था, ठीक है। लीगल एनवायरनमेंट इट्स इंक्लूड ऑल द लेजिस्लेशन पास्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर इशू, कोर्ट जजमेंट मतलब कि अपना जीएसटी, डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट और इट्स रिलेटेड ऑफिसेज। फॉर एग्जाम्पल, ऑल सिगरेट मस्ट कैरी अ वार्निंग, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। मतलब कि ये गवर्नमेंट ने कुछ किसी बिजनेस को लेके एक रूल बनाया है कि आपको ऐसा करना है, आपको यदि सिगरेट बेचनी है तो उसमें आपको एक क्या करना पड़ेगा, एक आपको वार्निंग देनी ही पड़ेगी कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो क्या होगा, एक लीगल नोटिस हो गया। तो इसको अपन को मार्केट में काम करना है, मार्केट में अपन को बिजनेस चलाना है, तो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है, गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग अपन को काम करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट है अपना टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि मार्केट में जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं तो उन चेंजेस को अपन को समझना और अपन को अपनी नीड्स और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसमें बदलाव करना, तो वो क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है। जैसे कि टू कंसिस्ट ऑफ फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक empowerments and innovation which leads to better product techniques and method to producing goods. For example, shift
फ्रॉम बुक टू ई बुक, टेलीफोन टू टच स्क्रीन। मतलब कि जैसे कि अपन पहले इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अपन बुक से ई बुक पर ट्रांसफ़र कर चुके हैं, वाइट बोर्ड से अपन डिजिटल बोर्ड पर ट्रांसफ़र कर चुके हैं। तो ये क्या है अपना, ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है वातावरण में, ठीक है, राइट। ये है अपना डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन में मतलब क्या होता है, डीमोनेटाइजेशन में क्या होता है, डीमोनेटाइजेशन मतलब जैसे कि अभी जो अपनी करेंसी चल रही है उसको इमीडिएट प्रभाव से, तुरंत प्रभाव से बंद कर देना। जैसे कि अभी अपना जो 2000 का नोट है मार्केट में चलन में है, लेकिन वो धीरे धीरे मार्केट से गायब होता जा रहा है, तो इसको अपन डिमोनेटाइजेशन नहीं बोलेंगे। आपको याद हो 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने आके 8 बजे, रात को 8 बजे आके बोला कि आज से 500 और 1000 के नोट अमान्य होंगे, ठीक है। मतलब आज से वो उपयोग में नहीं ला जा सकते, उनको आपको बैंक से जाके रिप्लेस करना रहेगा। तो क्या होता है कि मतलब जैसे कि जो मतलब तुरंत प्रभाव से कोई गवर्नमेंट का एक पॉलिसी, गवर्नमेंट का एक रूल आया, गवर्नमेंट का एक एक्ट आया, गवर्नमेंट का एक निर्देश आया और उसको तुरंत प्रभाव से अपन को बंद करना है, तो वो होता है डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। द टर्म डिमोनेटाइजेशन मीन्स टू invalidate all currency notes of a particular dimension by the government of a country। मतलब पर्टिकुलर करेंसी नोट्स और पर्टिकुलर डायमेंशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। द इंडियन गवर्नमेंट डिमोनेटाइज द टू लार्जेस्ट डिमोनेटाइजेशन। सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट डिमोनेटाइजेशन हुआ था 500 और जो अपने 1000 के नोट हैं 8 अक्टूबर रात को 8 बजे मोदी जी ने आके 2016 में घोषणा की थी कि अपने जो 500 और 1000 के नोट हैं वो अमान्य होंगे, उपयोग में नहीं लाए जाएंगे, वो अब बैंक से जाके चेंज होंगे। द एम ऑफ द मूव ऑफ दिस मूव वॉज टू कर्ब करप्शन एंड लीगल एक्टिविटीज़ एंड स्टॉप होर्डिंग फॉर ब्लैक मनी। ये क्यों किया गया था चेंज की, मतलब फालतू डिमोनेटाइज करना, करेंसी को बंद कर देना। तो इससे क्या होता है कि जो अपनी ब्लैक मनी है, जो लोगों ने पैसा इकट्ठा कर रखा है, तो उससे क्या होता है कि लोगों ने पैसा इकट्ठा कर रखा है, तो उससे क्या होता है कि जैसे कि अपने पास पैसा है, अपन ने सेविंग करके रखी है, अपन अपने ब्लैक मनी की बात नहीं कर रहे, जिनके पास बहुत पैसा है उसकी अपन बात नहीं कर रहे, अपन अपना जो पैसा है, अपने छोटी मोटी 1-1.5-2 लाख की सेविंग अपनी कर रखी है अपन ने, तो वो जो सेविंग अपन ने घर में कर रखी है, तो वो पैसा अपने भी काम में नहीं आ रहा कि अपन उससे कुछ गाड़ी खरीद रहे हैं या फिर कुछ और अपन उसका यूज़ कर रहे हैं, जो अपनी अर्थव्यवस्था में उसका यूज़ हो, तो वो भी अपनी यूज़ में नहीं आ रहा है। फिर देन अपन उसको बैंक में भी जाके जमा नहीं कर रहे हैं कि बैंक उस पर ब्याज लगा के कुछ अर्न करे, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो अपना पैसा है वो भी बैंक में जाएगा, और जो लोग ब्लैक मनी, जो बहुत बड़ा धन अपने आप अंदर जमा किए हुए हैं, तो वो भी बैंक के पास जाएगा। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में पैसा आएगा, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, जिससे कि जो लोगों के पास पैसा इकट्ठा कर रखा है, उन्होंने अर्थव्यवस्था में पैसे का यूज़ होगा। तो उससे क्या होगा कि जो पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट उसे कंट्री के डेवलपमेंट में लगाएगी, राइट। फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन में अपन पढ़ेंगे कि मतलब इसमें क्या होता है कि आफ्टर डिमोनेटाइजेशन कैश एंड डिपॉजिट इनटू बैंक्स एक्सचेंजिंग विथ न्यू नोट्स विच मेक्स पेमेंट टैक्स कंपल्सरी विथ पेनल्टी रेट। मतलब कि अपन बैंक में जाएंगे तो बैंक में रहता है ना कि 1 लाख से ज़्यादा पैसा है तो उसमें इतना इंटरेस्ट लगेगा, 2 लाख से ज़्यादा पैसा है तो उसमें इतना इंटरेस्ट लगेगा। तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास फंड जनरेट होगा, तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट उस फंड को अपने कंट्री के डेवलपमेंट जो पॉलिसीज़ हैं उनमें उसका यूज़ करेगी, राइट। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड डिमोनेटाइजेशन टू रिड्यूस टैक्स एवेजन। मतलब गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन क्यों किया, जिससे इससे क्या होगा कि पैसा बैंक में जाएगा,
लोग टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट के पास क्या होगी, इनकम जनरेट होगी। डिमोनेटाइजेशन रिड्यूस कैश ट्रांजेक्शन इन द इकोनॉमी विच मीन्स मोर सेविंग थ्रू द फाइनेंशियल सिस्टम इम्प्रूविंग टैक्स पेमेंट। इससे एक चीज़ इसको अपन इस पॉइंट को अपन देखते हैं, इसको मतलब इसको अपन समझते हैं। इसमें क्या है कि डिजिटल पेमेंट से क्या, डिमोनेटाइजेशन से क्या होगा कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से जो अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है वो बढ़ गए हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बढ़ गए हैं, उससे क्या फ़ायदा हुआ अपना कि अब अपना जो भी पैसा है, तो मोस्टली, पूरा तो अपन नहीं बोल सकते हैं कि लोग मतलब तरीका निकाल लेते हैं, लेकिन मोस्टली पैसा क्या है अब वो बैंक अकाउंट में जमा होने लगा है और अपने जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है वो बढ़ गए हैं। तो उसका एक मेन रीज़न ये था कि लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें। तो उससे क्या होगा, पैसा जो है वो बैंक के पास जाएगा, तो इससे क्या होगा कि जितना भी कैश है वो इकट्ठा ना हो, वो बैंक में जमा रहे, राइट। डिमोनेटाइजेशन फैसिलिटीज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड पे वेव फॉर अ कैशलेस इकॉनमी। कैशलेस इकॉनमी मतलब वही मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन पेमेंट करना, ऑनलाइन अपन को ऑनलाइन पेमेंट का यूज़ करना, अपने जो डेली डे टू डे लाइफ है उसमें अपन कैशलेस इकॉनमी बनाना डिमोनेटाइजेशन का उद्देश्य था, ठीक है।